हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का लेट्स पढ़ो में। मैं परवीन सिंह राव आप सभी लोगों के साथ में इस वीडियो में मैथ्स पेडागोजी से संबंधित इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस बनते हैं वो लेकर के आया हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैंने आप लोगों के लिए रीट और सीटेट की जो क्लासेस चला रखी है मैथ्स की, उसमें लगभग आपका मैथ्स का जो पूरा सिलेबस है वो करवा दिया गया है। अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक है, तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन है, हमारे लिए गणित का विशेष महत्व है। तो हमारे लिए गणित का विशेष महत्व क्यों है? सौंदर्य अनुभूति हेतु, या सुनागरिकता हेतु, अनुशासन हेतु, या चरित्र की उत्कृष्टता हेतु? तो हमारे लिए जो गणित का विशेष महत्व है वो विशेष महत्व अनुशासन को लेकर के है। तो इसीलिए गणित का विशेष महत्व हमारे लिए किस काम में है? तो अनुशासन हेतु गणित का विशेष महत्व है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विभिन्न संकेत जो है गणित के अंतर्गत आप उसका अध्ययन किस में करते हो? भाई अंक गणित में करोगे, या बीज गणित में करोगे, या रेखा गणित में करते हैं? तो जो विभिन्न संकेत होते हैं, प्लस माइनस, भाग, गुणा और बॉड मास का नियम वगैरह, ये जो संकेत है, ये संकेत आप कहां पर सीखते हैं? तो संकेतों का ज्ञान आपको अंक गणित में होता है। किस में होता है? अंक गणित में आप विभिन्न संकेतों का ज्ञान प्राप्त करते हो। तो अगर पूछ लिया जाए गणित में संकेतों का ज्ञान कौन सी गणित में होता है या किसके शिक्षण कार्य में मिलेगा, तो अंक गणित का जब शिक्षण होता है उसके शिक्षण से हमें संकेतों का ज्ञान होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रारंभिक स्तर पर गणित शिक्षण का प्रारंभ होता है। तो प्रारंभिक स्तर पर जब आप जस्ट एक इनिशियल लेवल पर हो, तो इनिशियल लेवल पर आपके गणित शिक्षण का जो प्रारंभ होता है वो कहाँ से होता है? आप इनिशियल लेवल पर मैथ्स पढ़ाना जब स्टार्ट कर रहे हो तो आप कैसे पढ़ाओगे? क्या जाते ही डायरेक्ट उसको प्रमेय सिद्ध करवाओगे, या डायरेक्ट उसके भिन्नों के ऊपर चले जाओगे, या संख्या बोध करवा दोगे उससे, या सक्रिया बोध करवाओगे? तो दोस्त हम सबसे पहले उससे करवाएंगे सक्रिया बोध। क्या करवाएंगे? सक्रिया बोध करवाएंगे। पहले हम उसे बताएंगे कि क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, तो गिनो भाई एक, और फिर आप उसमें प्लस माइनस कैसे सिखाते हैं? ये लाइनें खींच करके, पता है ऐसे सिखाते थे ना कि 4 लाइन खींचो, अब इसमें 2 और जोड़नी है तो 2 लाइन और खींचो, अब गिनो, तो 1 2 3 4 5 6, तो कितनी हो गई? 6। तो 4 और 2 कितने होते हैं? 6। तो आप संक्रिया बोध के माध्यम से उसे संख्या का बोध करवाते हो, और संख्याओं के बाद उसे भिन्नों के बारे में बताते हो, और भिन्न के बाद में उसे प्रमेय बताते हो। तो सबसे पहले इनिशियल लेवल पर आप गणित शिक्षण में क्या करोगे? सक्रिया बोध का कार्य करोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर कि गणित की प्रत्येक शाखा प्रारंभ होती है। गणित की जो भी शाखाएं हैं उनका प्रारंभ कहां से होता है? क्या भूमिका से होता है, या परिकल्पनाओं से होता है, या विचारों से होता है, या स्वयं सिद्धि से होता है? बताइए, गणित की प्रत्येक शाखा का प्रारंभ किससे होता है? तो गणित की प्रत्येक शाखा का प्रारंभ जो होता है दोस्तों वह होता है स्वयं सिद्धि से। किससे होता है? स्वयं सिद्धि से। तो गणित की प्रत्येक शाखा का प्रारंभ आप किससे करोगे? स्वयं सिद्धि से। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गणितीय निष्कर्ष सर्वमान्य होते हैं क्योंकि? भाई जो आप गणित के निष्कर्ष निकालते हो वो सर्वमान्य होते हैं, यानी सभी जगह वैलिड होते हैं, सभी जगह माने जाने योग्य होते हैं। क्यों? गणित के जो निष्कर्ष निकाले गए वे सर्वमान्य क्यों होते हैं? तो देखो, गणित के निष्कर्ष सर्वमान्य इसलिए होते हैं दोस्तों क्योंकि एक तो वे तर्क पर आधारित होते हैं, लॉजिक बेस्ड होते हैं। किस पे बेस्ड होते हैं? लॉजिक बेस्ड होते हैं, यानी तर्क पर आधारित होते हैं। दूसरी चीज, वे परिस्थितियों के अनुकूल होते हैं। क्या? तो भाई परिस्थितियों के अनुकूल हो ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। परिस्थिति अगर प्रतिकूल है, जैसे कि यहां पर भाई टेम्परेचर अभी जो मैं पढ़ा रहा हूं, तो मान लो 40 डिग्री सेल्सियस है, आप जहां बैठे हो वहां 60 डिग्री सेल्सियस है, तो क्या परिस्थितियों के अनुकूल वो बदलता रहता है? नहीं। तो परिस्थितियों के अनुकूल नहीं होते हैं। सबके विचारों का आदर करते हैं? नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। सभी के विचारों का आदर किया जाता है क्या मैथ्स में? क्या कोई 4 + 2 6 कह रहा है और कोई 4 + 2 7 कह रहा है, तो क्या आप उसको वैलिड मानेंगे? नहीं। तो दोनों के विचारों को ही जब हम नहीं मानते तो सबके विचारों का तो आदर कर ही नहीं सकते हम। तो ये भी क्या है दोस्तों? गलत है।
और जब पहला सही है तो ऑटोमेटिकली ये भी गलत हो गया कि उपरोक्त में से कोई नहीं, तो तीनों कट। तो आपका गणितीय निष्कर्ष सर्वमान्य होते हैं क्योंकि वे तर्क पर आधारित होते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गणित की विशेषता क्या है? गणित की विशेषता क्या है, उसका एडजेक्टिव क्या है? तो गणित की विशेषता वस्तुनिष्ठता है या व्यक्तिनिष्ठता है या समन्वयशीलता है या भावात्मकता है? अब जल्दी से कमेंट करिए, मैं देख रहा हूं। गणित की विशेषता क्या है, जल्दी से जल्दी बताइए। गणित वस्तुनिष्ठ होती है, ऑब्जेक्टिव टाइप की होती है या व्यक्तिनिष्ठता पे होती है, प्रत्येक व्यक्ति पर अलग अलग, भावात्मक यानी कि भावनाओं पर डिपेंड होती है, या समन्वयशीलता यानी कि आपके जो है दोस्तों वो समन्वय कर सकती हो, इस प्रकार की होती है? तो गणित की विशेषता है कि गणित ऑब्जेक्टिव टाइप होती है, वस्तुनिष्ठता होती है। चाहे मैं उस क्वेश्चन का आंसर दूं, चाहे आप क्वेश्चन का आंसर दे, चाहे कोई थर्ड पर्सन उसका आंसर दे, चाहे कोई भी दे, आंसर हमेशा सेम होगा। क्यों? 4+2 या 4+4 8 ही होता है। चाहे मैं आंसर दूं, चाहे मेरा छोटा सा भाई हो वो दे, चाहे छोटू बच्चा हो वो आंसर दे, चाहे आप दे, चाहे आपके बच्चे दे, चाहे उस बच्चे के भी बच्चे आंसर दे, 4 और 4 हमेशा 8 रहेंगे। तो गणित की विशेषता क्या है कि वह ऑब्जेक्टिव है, वस्तुनिष्ठता टाइप की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित विषय की विशेषता क्या है? शुद्धता होती है उसमें, परिणामों की निश्चितता होती है या तर्कपूर्णता होती है या सभी? तो गणित विषय की विशेषता है उपरोक्त सभी। क्यों? गणित के अंतर्गत तर्क पर आधारित उत्तर होते हैं, ये भी जस्ट पीछे बताया गया, तो तर्कपूर्णता होती ही है। परिणामों की निश्चितता होती है, बिल्कुल परिणाम निश्चित होते हैं। क्या किसी के कहने पर परिणामों में वेरिएशन होता है? नहीं, परिणाम जो होते हैं वो फिक्स होते हैं, निश्चित होते हैं। अब वो जरूरी नहीं है कि आप वो परिणाम ला पाए, वो परिणाम लाना न लाना आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन परिणाम होता निश्चित है। ठीक, फिर गणित विषय की विशेषता, गणित विषय की और क्या विशेषता है? तो शुद्धता होती है, प्योरिटी होती है। बिल्कुल सही बात है, इसमें प्योरिटी तो होगी ही होगी। ठीक है, क्योंकि कोई भी इसमें अशुद्धता नहीं होती है। तो अब बढ़ते हैं आगे की और। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के सामने है कि पाठ्य वस्तु की दृष्टि से गणित की प्रकृति है। अब पाठ्य वस्तु जो है हमारी बुक्स है, उन बुक्स को अगर हम देखें तो गणित की दृष्टि कैसी है भाई, गणित की प्रकृति किस प्रकार की है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो देखिए, अगर हम पाठ्य वस्तु की दृष्टि के आधार पर गणित की प्रकृति बताएं तो गणित की प्रकृति सिद्धांत और सूत्र पर आधारित है। ये मैं कल ही बताया है, मैंने ये कल जो थ्योरी क्लास हुई थी उसमें बताया है। ठीक है, अब अल्टरनेट डे चलेगी, थ्योरी एंड पेडागोजी के क्वेश्चन, थ्योरी एंड पेडागोजी के क्वेश्चंस, और फिर लास्ट में जब पूरा एक बार सिलेबस हो जाएगा तो मैं आप लोगों के साथ में मैथ्स के वापस से जो पूरा हमने स्टार्टिंग से पढ़ा था उन सभी यूनिट्स को वापस रिवाइज करेंगे, बस अब क्वेश्चंस के माध्यम से। जिसको भी थ्योरी वगैरह पढ़नी है, बेसिक चीजें जाननी है, वो वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर के फर्स्ट वीडियो से देखते हुए आइए, आपकी मैथ 101% कंप्लीट होगी, ये बात की गारंटी मैं दे रहा हूँ। ठीक है, तो पाठ्य वस्तु की दृष्टि से गणित की प्रकृति सिद्धांत और सूत्र पर आधारित है, सार्वभौमिक सम्मान है, हाँ बिल्कुल सही है, और निष्कर्ष इसका स्पष्ट होता है, ये भी बात सही है। तो गणित की प्रकृति सिद्धांत और सूत्रों पर आधारित है, सार्वभौमिक सम्मान होता है, और निष्कर्ष जो होते हैं वो स्पष्ट होते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी सही है। ठीक है, तो गणित की दृष्टि से, जो पाठ्य पुस्तक की दृष्टि से अगर देखें तो गणित की प्रकृति कैसी होगी? सिद्धांत और सूत्रों पर आधारित, सार्वभौमिक सम्मान होगी और निष्कर्ष स्पष्ट होंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूं ताकि आपको दिखाई दे। ये लीजिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह वास्तविकता है कि गणित आज भी बहुत से छात्रों को कठिन प्रतीत होती है। स्कूल व शिक्षकों को ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे छात्रों में गणित का स्तर बढ़ाया जा सके। तो उपयुक्त दृष्टिकोण किसका है? कोठारी आयोग का है, या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का है, या डॉक्टर राधाकृष्णन जी का है, या केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई का है? तो दोस्तों देखिए, ये वास्तविकता है और ये रियल है, आज भी ये सही है, ये आज भी सही है। जब ये दिया गया है सेंटेंस तब की बात नहीं हो रही, ये सेंटेंस आज भी सही है कि गणित जो है बहुत से छात्रों को आज भी टफ लगती है। क्या लगती है? टफ। अब वो गणित टफ इसलिए लगती है दोस्तों
कि उसमें थोड़ी तो टीचरों की लापरवाही होती है, थोड़ी सी क्या होती है दोस्तों, टीचरों की लापरवाही कि वो क्या करते हैं, बेसिक चीजें न समझाकर डायरेक्ट उन स्टूडेंट्स तक क्वेश्चन करवाने की करते हैं। दूसरी चीज ये है कि स्टूडेंट प्रैक्टिस करना नहीं चाहता है। स्टूडेंट चाहता है कि एक बार पढ़ लिया बस, अब जा राम नाम सत्य है उसका, मतलब अब आप जो है हम सीधा एग्जाम में पढ़ेंगे, इस वजह से। तो ऐसा नहीं होनी चाहिए। मैथ्स आपकी जो सब्जेक्ट है उसको जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, जितना ज़्यादा आप उसको रिवाइज करोगे, उतना ज़्यादा वो आपकी स्ट्रांग होती जाएगी, और जितना आप उससे दूर जाओगे वह उतनी ही ज़्यादा आपके लिए टफ और आपकी वीक होती जाएगी। तो आज आप एक प्रण लीजिए कि डेली मैथ्स के 10 से 15 क्वेश्चन आप डेली ही अलग अलग टॉपिक्स के करते रहेंगे, तो उससे आपका माइंड जो है दोस्तों शार्प होता है। और ये बात ध्यान रखना, जिस स्टूडेंट की मैथ अच्छी है ना, वो अदर सब्जेक्ट्स में भी अच्छा कर जाता है, बहुत अच्छा कर सकता है। अगर उसने, देखो भाई सीधी बात है, अगर मैथ सीख ली तो उसकी स्टैटिक्स इजी हो जाती है, उसकी फिजिक्स इजी हो जाती है, उसकी केमिस्ट्री इजी हो जाती है, उसको ये जो संख्याओं के साथ खेलना, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी में मजा आ जाता है। और ज्योग्राफी में जो मैथ्स के पोर्शन होते हैं जो आज अच्छे अच्छे बच्चे नहीं कर पाते हैं, वो आप मैथ्स का स्टूडेंट एक कर जाएगा अगर मैथ्स अच्छी है तो, ठीक है। तो मैथ्स अगर बेस्ट है तो हर सब्जेक्ट बेस्ट हो जाती है। तो इसीलिए गणित के बारे में ये सेंटेंस कहा गया कि ये वास्तविकता है कि गणित आज भी बहुत से छात्रों की कठिन है, और इसके लिए शिक्षकों को ऐसे कदम उठाने चाहिए। लेकिन शिक्षकों के कदम उठाने से कुछ नहीं होगा। मैं भी देख रहा हूँ, मैंने बेसिक से पढ़ाया तो स्टूडेंट्स यही कह रहे थे, सर क्वेश्चन करवाओ, ये तो छोड़ो हमें आता है। अरे भाई ये आता है, यही तुम्हारी गलती है। बस ये नहीं आता ना तो तुम चुपचाप देखते, ये आता है यही गलती है, यही सोचते हो कि हमें आता है, और आज तक जो है दोस्तों आपकी मैथ वीक रह गई। तो अब मैथ स्ट्रांग करनी है तो डेली प्रैक्टिस करना। और ये सेंटेंस दिया गया था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि गणित शिक्षण में अध्ययन करवाया जाता है। जब भाई गणित पढ़ाई जाती है तो उसमें बोले अध्ययन क्या करवाया जाता है। अरे यार, गणित शिक्षण में अध्ययन ही किस काम का होगा। गणित पहली बात तो क्या है, संख्याएं हैं, तो संख्याओं का तो होगा ही अध्ययन। अब यार ग्राफों का अध्ययन नहीं होता क्या? गणित पढ़ते हो तो ग्राफ नहीं पढ़ते क्या? पढ़ते हो ना भाई, तो ग्राफों का होता है। मापन तो होता ही, हम खेत को मापते रहते हैं ना, एक ही खेत को 4 बार जोत लिया, भाई क्यों जोतना 4 बार जब एक बार जोत लिया गया है, ठीक है। तो गणित शिक्षण में अध्ययन किसका करवाया जाता है? संख्याओं का, ग्राफों का, मापन का। तो उपरोक्त सभी का गणित शिक्षण में अध्ययन किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य व्यक्ति के लिए गणित जिस कारण से महत्वपूर्ण है वह क्या है? बताओ भाई, कोई व्यक्ति है, सामान्य व्यक्ति जो मैथ्स का स्टूडेंट नहीं है, सपोज करिए, उसके लिए भी गणित किस कारणों से महत्वपूर्ण है? तो उसके लिए गणित इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जो मैंने आप लोगों को गणित के शिक्षण उद्देश्य बताए हैं उसके आधार पर आप कह सकते हो कि बौद्धिक उद्देश्य उसका पूर्ति होता है, सामाजिक उपयोग होता है मैथ्स का, और चारित्रिक मूल्य, चारित्रिक निर्माण होता है उस व्यक्ति का अगर उसने गणित अच्छे से पढ़ी। तो आपका जो है उपरोक्त सभी इसमें भी सही हो जाएगा। तो सामान्य व्यक्ति के लिए गणित जिस कारण से महत्वपूर्ण है वे कौन कौन से कारण है? तो बौद्धिक उपयोग है, सामाजिक उपयोग है, चारित्रिक मूल्य है, इसीलिए गणित सामान्य व्यक्ति के लिए भी उपयोगी होती है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि व्यवहारिक गणित का अंग नहीं है। अब व्यवहारिक गणित का अंग कौन सा नहीं है? देखो भाई, समय, काम और मजदूरी की गणना, क्या ये व्यवहारिक नहीं है? ये व्यवहारिक है यार। देखो, मैं मैथ्स का टीचर हूं तो चलो भाई मेरे तो ये काम का है। आप मैथ्स के टीचर नहीं हो, आपकी मम्मी जो है वो तो मैथ्स की टीचर नहीं है ना भाई। सपोज करिए आपकी मम्मी है तो मान लेना भाई नहीं है, ठीक है, किसी की हो सकती है ना भाई मैथ्स की टीचर। तो सपोज करिए आपकी मम्मी मैथ्स की टीचर नहीं है, तो क्या वो घर पे दूध का हिसाब, घर पे अगर काम का, घर का कार्य चल रहा है तो क्या घर के मजदूरों का जो हिसाब होता है वो नहीं रखती है? क्या वो आपको कितना पैसा दिया, आपने कहाँ क्या करने के लिए घर वालों से, घर से आप लेके गए थे, वो आपकी मम्मी आपके पापा को नहीं बताती है क्या? आपने कितना खर्च किया, आपकी जो फीस कितनी है, क्या आपकी मम्मी को नहीं पता होती है? आप कितने घंटे पढ़ाई करते हो, आपकी मम्मी को नहीं पता होती है? तो ये सब क्या है? समय, काम, मजदूरी, इसकी गणना तो आपकी मम्मी भी कर रही है ना, जबकि मम्मी तो मैथ्स की टीचर ही नहीं है। तो व्यवहारिक गणित का ये तो अंग है भाई, ये तो व्यवहारिक है। इसमें अब उसमें मैथ्स का टीचर होना जरूरी है क्या? नहीं। मैथ्स का स्टूडेंट होना जरूरी है क्या? नहीं। खेत खलियान में क्षेत्र मापन में, खेत खलियानों में खेत को मापने के लिए क्या पढ़ा लिखा होना जरूरी है? मेरे सपोज करिए किसी के स्टूडेंट या मेरे पिताजी मान लीजिए एक किसान है जो मान लीजिए कि 5th पढ़े हुए ओनली और ओनली, ठीक है,
तो क्या फिफ्थ पढ़ा हुआ व्यक्ति क्षेत्र मापन कर रहा है, इसका मतलब उसके लिए तो गणित व्यवहारिक गणित है, उसके तो काम आ रही है ना। तो ये भी व्यवहारिक गणित का ही एक एग्जाम्पल है, ठीक है। क्योंकि खेत खलियान मापने के लिए ज्यादा पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, साइंस मैथ होना जरूरी नहीं है, आर्ट्स वाला भी माप लेता है। और आप लोग देखते हैं कि पटवारी ग्राम सेवक वगैरह होते हैं जो जमीन पटवारी आपकी जमीन मापने आता है, तो क्या वो हर पटवारी आपके साइंस मैथ का होता है? ये नहीं है, ठीक है। वो आर्ट्स का हो सकता है, कॉमर्स का हो सकता है, ठीक है। अब डाक टिकटों आदि का लेखा रखना। अब जो डाक टिकट का लेखा जोखा रखते हैं वो क्या साइंस मैथ वाला ही होगा? नहीं, उसमें भी व्यवहारिक गणित होती है। डाक टिकट अब कितना किसको बांटा, कहाँ दिए, कितने दिए, टिकट कहाँ, कितने का टिकट है, 5 रुपये उसके ऊपर लिखा हुआ, 5 रुपये दुकान आपकी देखते होंगे। तो डाक टिकट आदि का जो लेखा जोखा रखना है तो उसके लिए व्यवहारिक गणित उपयोगी है। वहाँ पर आपका कोई आपको बाइनोमियल थ्योरम आना जरूरी नहीं है, आपको प्रोबेबिलिटी आना जरूरी नहीं है, आपका जो है आपको डिफरेंशिएशन आना जरूरी नहीं है, इंटीग्रेशन आना जरूरी नहीं है, ये चीज़ें काम नहीं आती वहाँ पे, ठीक है। ये व्यवहारिक गणित में उपयोगी नहीं है। लेकिन बात की जाए अगर ज्यामिति प्रमेय की, तो दोस्त ये जो है व्यवहारिक गणित का अंग नहीं है। क्यों? ज्यामिति प्रमेय, ज्यामिति प्रमेय किस प्रकार से, देखो भाई, ज्यामिति प्रमेय का एक एग्जांपल देता हूं। ये त्रिभुज है, ठीक है, ये ए, ये बी, ये सी, ये रेखा। अब इसके अगर दोनों मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होगी वह तीसरी भुजा की, ये जो ई एफ है ये तीसरी भुजा यानी कि बी सी इसके समांतर होगी तथा इसकी आधी होगी। क्या ये प्रमेय आप क्या घर पे त्रिभुज वाले में लगाते हो कॉन्सेप्ट? ये भाई काम की नहीं है। तो ज्यामिति प्रमेय जो होती है वो व्यवहारिक गणित का अंग नहीं होती है। और इसी के साथ मैंने एक प्रमेय आपको रिवाइज करवा दी, ठीक है। आपको पता होगा ये कि ई एफ बराबर क्या होता है, बी सी अपॉन में 2 होता है, और ई एफ जो है वो समांतर होगा बी सी के, ठीक है। तो ये प्रमेय रिवाइज हो गई आपकी, ठीक है। ये प्रमेय आपके व्यवहारिक गणित में उपयोगी नहीं है, या आपके पापा को पता नहीं होगी तो काम चल जाएगा, ठीक है। इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है आपके पापा की लाइफ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित को पाठ्यक्रम में महत्व दिया जाता है क्योंकि गणित जो है हमारी उसको हम पाठ्यक्रम में महत्व दिया जा रहा है। क्यों भाई? किसी भी सब्जेक्ट को किसी भी पाठ्यक्रम में जोड़ा जा रहा है, उसका क्या रीजन है ये आपको पता होना चाहिए। उसकी इंपॉर्टेंस क्या है उस सिलेबस में, वह नहीं होती तो क्या फर्क पड़ता है, और वह है तो क्या फर्क पड़ रहा है। तो दोस्तों गणित का पाठ्यक्रम में बहुत ज्यादा महत्व है। सबसे पहला तो ये दैनिक जीवन में उपयोगी होती है, इसलिए उपयोगी है, ठीक है। ये बालकों में मानसिक अनुशासन में सहायक होती है, इसलिए ये उपयोगी है। और सामाजिक और सांस्कृतिक इसका महत्व होता है, इसलिए ये उपयोगी है। तो उपरोक्त सभी जो है कारण है, इसी वजह से गणित को जो है पाठ्यक्रम में ऐड किया जाता है या पाठ्यक्रम में इसको महत्व दिया गया है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रमबद्ध सहसंबंध स्थापित करने का कार्य होता है। किसका होता है भाई बताओ? क्रमबद्ध सहसंबंध स्थापित करने का कार्य किसका होगा? तो क्रमबद्ध सहसंबंध स्थापित करने का कार्य किसका होता है दोस्तों? क्या समाज का होगा? नहीं। क्या मनोवैज्ञानिकों का होगा? नहीं। एक अध्यापक का होगा? नहीं। ये कार्य होता है पाठ्यक्रम जो निर्माता है, जो पाठ्यक्रम को डेवलप कर रहा है, जो पाठ्यक्रम बना रहे हैं, जो आपकी एनसीईआरटी आरबीएससी की बुक है, या जो अलग अलग स्टेट से, यूपी की है, आपके तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है, वहाँ की जो सिलेबस डिसाइड कर रहे हैं, पाठ्यक्रम निर्माता है, वो करेंगे क्रमबद्ध सहसंबंध स्थापित करने का कार्य, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेकंड, थोड़ा सा छोटा किया जाएगा मेरे द्वारा इसको, ताकि आपको दिखाई दे। एक सेकंड, ये दीजिए, अब आपको दिखाई दे रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक सेकंड, यह लीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारतीय गणित के इतिहास का शुभारंभ किस ग्रंथ से होता है? जो हमारी भारत में जो गणित डेवलप हुई है, उस गणित के इतिहास का शुभारंभ कौन से ग्रंथ से होता है? जल्दी से कमेंट करके बताइए, ये पता होना बहुत जरूरी है। भारतीय गणित के इतिहास का शुभारंभ किस ग्रंथ से होता है? तो भारतीय गणित के इतिहास का जो शुभारंभ हो रहा है दोस्तों, वह आपके ऋग्वेद से होता है। कौन से वेद से होता है? ऋग्वेद से। अब आपको यहां पर यह बात भी याद रखनी है, वेद कितने होते हैं दोस्तों? 4 होते हैं। चारों वेद कौन कौन से? ये रहे, अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद और यजुर्वेद, ठीक है। तो भारतीय गणित के इतिहास का शुभारंभ होता है ऋग्वेद से। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कि किस भारतीय गणितज्ञ ने, यानी कि किस इंडियन मैथमेटिशियन ने 499 ईस्वी में पाई बराबर 3.1416 या 22/7
प्रतिस्थापित किया तो पाई की वैल्यू 3.1416 किसके द्वारा दी गई? तो आपको पता है, मुझे पता है, आप कमेंट कर रहे होंगे आर्यभट्ट ने। तो भाई आर्यभट्ट है तो ब्रह्मगुप्त मान लिया गया और रामानुजम भी गए, लेकिन आर्यभट्ट प्रथम थे या द्वितीय थे? तो भाई ये बात याद रखना कि भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट प्रथम ने पाई बराबर 3.1416 दिया था। क्योंकि आपको पता होगा, ये देखो पहले मैंने बोला था 14-16, ये बोलना गलत है। अगर हम मैथमेटिक्स अगर किसी स्टूडेंट को सिखा रहे हैं तो ये हमें पता होना चाहिए कि दशमलव के बाद की जो संख्या होती है वो 1-1 बोली जाती है, कभी ग्रुप में नहीं बोली जाती। कैसे? तो आप 3.1416 बोलेंगे, ऐसे नहीं बोलेंगे कि 3.1416 या 14-16, ऐसे नहीं बोल सकते। आपको एक एक अंक बोलना होता है, ठीक है? ये बात आप याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइथागोरस प्रमेय जो है किस भारतीय गणितज्ञ ने पूर्व में ही ज्ञात कर ली थी? तो पाइथागोरस प्रमेय जिसको नाम से आप जानते हो, जिसके अकॉर्डिंग क्या कहा जाता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। किसमें? तो ये होता है समकोण त्रिभुज में, ठीक है? तो समकोण त्रिभुज अगर बना के बताऊं तो ये होता है समकोण त्रिभुज। आप इसका नामकरण कर सकते हो ABC। मान लो बी एंगल आपका 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कहलाती है आपके कर्ण, ठीक है? और जो ये 90 डिग्री जिसके ऊपर बन रहा है, ये वाला जो होता है जहाँ पर दो एंगल बन रहे हैं, ये आधार कहलाता है। क्या कहलाता है? आधार कहलाता है। और ये क्या कहलाता है? लंब कहलाता है, ठीक है? और अगर ऐसे याद नहीं रहे कि 90 के सामने वाला, तो ये याद रखना सबसे बड़ी भुजा कर्ण कहलाती है। तो इस पाइथागोरस प्रमेय का आपने दूसरा नाम पढ़ रखा होगा बोधायन प्रमेय, और यही बोधायन जी थे जिन्होंने जो है भारतीय गणितज्ञ थे ये, इन्होंने पाइथागोरस प्रमेय को पाइथागोरस से पहले ही डेवलप कर लिया था या पहले ही ज्ञात कर लिया था। बस फर्क ये था कि ये फेमस नहीं हो पाए क्योंकि इन्होंने पहले ही लोगों के सामने प्रूफ नहीं कर पाए, लोगों के सामने बता नहीं पाए थे, इस वजह से, ठीक है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विषय को पढ़ाने में शिक्षक को प्राप्य उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किसकी आवश्यकता होती है? भाई कोई भी सब्जेक्ट पढ़ानी है किसी भी टीचर को, सपोज करिए मुझे आपको पढ़ाना है, तो जो उद्देश्यों की पूर्ति करनी है उसके लिए मेरे पास क्या होना चाहिए? क्या छात्र होने चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, या पाठ्य वस्तु होनी चाहिए, या मूल्यांकन करना आना चाहिए? तो दोस्त शिक्षक के पास में सबसे पहले तो क्या होना चाहिए? पाठ्य वस्तु होनी चाहिए। क्योंकि अगर मेरे पास में जो पढ़ाना है पाठ्य वस्तु ही जो वो ही नहीं है, क्या पढ़ाना है, जैसे ये मेरे पास क्वेश्चन नहीं होते तो मैं क्या पढ़ाता? छात्र भी है मेरे पास, ज्ञान भी है, मूल्यांकन भी कर सकता हूं मैं, लेकिन मेरे पास जब पाठ्य वस्तु ही नहीं है तो ये सब क्या काम के बेचारे? छात्र आएंगे बोर होके चले जाएंगे। अगर मैं यहाँ नहीं पढ़ा रहा होता तो आप देखते क्या? नहीं देखते ना। तो आपके पास क्या होना चाहिए? पाठ्य वस्तु होनी चाहिए। तो सबसे ज्यादा इसकी आवश्यकता होती है, ठीक है? नेक्स्ट दोस्तों आप लोगों के सामने है दो क्वेश्चन, जैसा कि आप लोग पढ़ पा रहे हैं। ये है 19 नंबर का कि मूल्यांकन होता है व्यक्तित्व का, कौशल का, या रुचि का, या प्राप्य उद्देश्यों का। और 20वां क्वेश्चन है, गणित में पहचानना कौशल किसके लिए उपयोगी है? निरीक्षण करने के लिए, चित्र बनाने के लिए, वर्गीकरण करने के लिए, या संग्रह करने के लिए? ये दो क्वेश्चन आपको जो है कमेंट करके बताने हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में इनके आंसर आप लोगों को डिटेल के साथ में बताऊंगा, ठीक है? और आपको मैं यही कहना चाहूंगा दोस्तों कि आप भी मेरे साथ में इंटरेक्टिव बने रहें। अगर आपको क्वेश्चन का आंसर आता है तो आप प्लीज कमेंट जरूर करा करें। और अगर अब नहीं वीडियो बाद में देखते हैं आप प्रीमियम के बाद में, तो आप क्या करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के पहले सभी क्वेश्चन नोट करें, फिर उसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, फिर एक एक का आंसर जो है आप एक साथ कमेंट कर दिया करें। ऐसे नहीं कि 10-12 अलग अलग कमेंट करो, एक ही कमेंट में सभी का आंसर लिख दो। इससे क्या होगा, आप जितनी बार जो है दोस्तों मेरे से अटैच रहेंगे, जितनी बार आप अपनी तैयारी को बार बार लिख लिख रखेंगे, तो ये 20 क्वेश्चन 20-20 क्वेश्चन भी याद हो जाते हैं और एक महीने में आपके 600 क्वेश्चन तैयार होते हैं। ये बात ध्यान रखना। और 600 करते अगर 3 महीने तक लगातार पढ़ लिए 1800-2000 क्वेश्चन तो हर सब्जेक्ट की अगर तैयार कर लिए ना, तो भाई सिलेक्शन से कोई रोक ही नहीं सकता। इतनी तो तैयारी कोई करता ही नहीं है, ये बात और ध्यान रखना, ठीक है? थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आज कमेंट करके बताइएगा।